अब सवाल है कि रुपए की वैल्यू गिर क्यों रही है। डे बाय डे रुपए की वैल्यू गिरती हुई जा रही है। वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी बन चुकी है इंडिया की। मींस पहले मोदी जी कहते थे ऐसे नहीं गिरता मित्रों, रुपए की वैल्यू ऐसे नहीं गिरती, मैं शासन बैठा हूं मुझे पता है ऐसे नहीं गिरती है। देश जवाब मांगता है, मैं भी जवाब मांगता हूं। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। और ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से इंडिया में अभी तक यूएस और इंडिया की ट्रेड डील ही नहीं हो पाई। कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर गवर्नमेंट के पास मशीन है पैसा छापने की, तो वो पैसा छाप के गरीबी मिटा क्यों नहीं देती? ऐसा क्या चीज है, किस परमिशन की इनको जरूरत पड़ती है? आरबीआई को क्या चाहिए कि जो वो पैसे नहीं छापे, पैसे छापकर गरीबी मिटा दें? सिंपल। क्यों नहीं करती ये चीज? और ऐसी क्या वजह है कि रुपए की वैल्यू गिरती आ रही है और डॉलर की वैल्यू हमेशा बढ़ती आ रही है? जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लेकर आज तक 2026 चल रहा है, आज तक रुपए की वैल्यू हमेशा गिरती हुई आ रही है। ऐसा क्या रीजन है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आरबीआई ढेर सारा पैसा छाप कर गरीबी इस देश की क्यों नहीं मिटा रही? ऐसा क्या रीजन? चलो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आरबीआई क्यों ढेर सारा पैसा नहीं छापती। मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है, पुरानी घड़ी है, और आप उसको मार्केट में ले गए उसको बेचने के लिए। आप उसका रेट पहले 1000 किए, तो 1000 लोग खड़े हुए उसको खरीदने के लिए। आपने उसका रेट 2000 कर दिया, तब भी आपके पास 500 लोग अभी भी खड़े हैं खरीदने के लिए। यानी आप उसका रेट तब तक बढ़ाएंगे जब तक कोई एक इंसान इंटरेस्टेड ना हो उसको खरीदने के लिए। यानी आप सबसे महंगा उसको बेचेंगे, आपकी डिमांड ज्यादा है। ये इसी डिमांड का ही नाम समझ लो कि प्राइस है। डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस डिसाइड होता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी वैल्यू कम होगी। लेट्स एग्जांपल एक केला और सेब का एग्जांपल ले लो। आप केला देखोगे तो हमारे भारत देश में केला अधिकतर हम देखते हैं कि हमेशा सस्ता ही होता है सेब की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सेब देखो तो डिमांड ज्यादा है उसकी और सप्लाई कम है। वो हमारे जम्मू कश्मीर से ही निकलता है और कहीं भी नहीं होता। मतलब अगर भारत देश की बात करें सिर्फ, तो जम्मू कश्मीर से निकलता है और उसकी डिमांड ज्यादा है पूरे देश में, लेकिन सप्लाई कम है, तो उसका रेट कभी भी नीचे नहीं आता, जबकि केला का रेट नीचे आ जाता है। तो दिस इज सिंगल एग्जांपल कि सप्लाई ज्यादा रहेगी तो डिमांड कम रहेगी और प्राइस अपने आप कम रहेगा, और सप्लाई अगर कम रहेगी डिमांड ज्यादा रहेगा तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। और अगर आरबीआई ने ढेर सारा पैसा छाप दिया तो हमें एक सेब खरीदने के लिए बोरी भर भर के पैसे ले जाने पड़ेंगे। यानी कि हमारी रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी। और यही एकदम सेम एग्जांपल हमारे जिम्बाब्वे देश ने किया था। जिम्बाब्वे ने अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए बहुत सारे नोट छाप दिए और लोगों में बांट दिए। तो इतना ज्यादा, मतलब उनकी इकोनॉमी सुधरने की बजाय और ज्यादा खराब हो गई थी। लोग ब्रेड लेने के लिए बोरी भर भर के पैसे ले जाते थे, बच्चे टॉफी खरीदने के लिए ऐसे ले जाते थे पैसे। यानी कि गवर्नमेंट के बहुत सारे नोट छापने से सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। असली फायदा तभी होगा जब रिसोर्सेज और सर्विसेज बढ़ेंगी। अब सवाल है कि रुपए की वैल्यू गिर क्यों रही है? डे बाय डे रुपए की वैल्यू गिरती हुई जा रही है। वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी बन चुकी है इंडिया की। मींस पहले मोदी जी कहते थे ऐसे नहीं गिरता मित्रों, रुपए की वैल्यू ऐसे नहीं गिरती, मैं शासन बैठा हूं मुझे पता है ऐसे नहीं गिरती है। देश जवाब मांगता है, मैं भी जवाब मांगता हूं। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब। चलो इस पॉलिटिकल एजेंडा को साइड में रखते हैं और समझते हैं कि इंडियन करेंसी इतनी ज्यादा गिर क्यों रही है, क्या रीजन है, और डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है। रुपए गिरने की बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कि फॉरेनर इन्वेस्टर जो इंडियन मार्केट में पैसा लगाते थे वो पैसा निकाल रहे हैं। जनवरी 2025 से लेकर अब तक लगभग 17 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसा निकाल चुके। यानी कि पैसे रुपीज की वैल्यू गिर रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई यहाँ भी आ गया। और ऐसे ही हम देखेंगे तो टैरिफ लग चुका है, हमारे 50% टैरिफ लग चुका है हमारे देश में, ट्रंप ने लगा दिया है। तो यानी कि एक्सपोर्टर हमारे कम हो गए, एक्सपोर्टर कम हो गए यानी डॉलर कम आएगा, और डॉलर कम आएगा यानी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। और ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से इंडिया में अभी तक यूएस और इंडिया की ट्रेड डील ही नहीं हो पाई। मतलब अभी अब देखोगे इंस्टाग्राम पर कुछ इन्फ्लुएंसर रील बनाते हुए मिल जाएंगे कि अरे नहीं बहुत अच्छा है, रुपए की वैल्यू गिरना बहुत अच्छा है। आई नो बहुत अच्छा है, बट इंडिया एक इम्पोर्टर कंट्री है ना कि एक्सपोर्टर। आई नो एक्सपोर्टर भी है बट इम्पोर्टर बहुत ज्यादा है। 90% से ज्यादा चीजें हमारी इम्पोर्ट होती हैं, लगभग सेमीकंडक्टर चिप से लेकर, मतलब सोचो डिजिटल की छोटी से छोटी चीज हम अभी तक इम्पोर्ट करते आ रहे थे, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह।
तो यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि डॉलर दे रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा देकर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम महंगा चीज़ बेचेंगे इंडिया के अंदर। एप्पल वगैरह की चीज़ें इसीलिए तो महंगी है, अदरवाइज क्या है, यहाँ पे भी 15-20 हज़ार में एप्पल मिल जाएगा। आईफोन के प्राइसेस ऐसे ही नहीं महंगे हैं। हम सोचते हैं कि ये डॉलर एक डॉलर कितने रुपए का होगा, ये डिसाइड कौन करता है, मतलब कौन है ये डिसाइड करने वाला कि एक डॉलर जो है 94 रुपीज़ का होगा। तो ये बेसिकली 3 रीजन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हम समझो कि ये सारा का सारा मार्केट बेस्ड है। इंटरनेशनल मार्केट में जितनी जिसकी वैल्यू रहेगी, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि डॉलर देखो तो पूरा वर्ल्ड ऑन करता है डॉलर। मतलब कि ट्रेड डील होगा, हम कुछ भी मंगाते हैं, हम ईरान से कुछ मंगा रहे हैं तब भी हम डॉलर में देंगे, जबकि डॉलर जो है यूएस की करेंसी है। बट हम अगर डील कर रहे हैं, तेल ऑयल मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम डॉलर में कर रहे हैं, यानी कि डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन, तो इस वजह से कम होती है। पहले समझो कि डॉलर की वैल्यू किस पे डिसाइड होती है, किन किन फैक्टर्स पे। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड है: फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इन्हीं तीनों पर डिसाइड होता है कि एक डॉलर कितने रुपए का होगा। सबसे पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को फिक्स कर दे यूएस डॉलर के कंपेरिजन में। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सऊदी रियाल की। एक यूएसडी डॉलर इक्वल टू 3.7 सऊदी रियाल हो गया, यानी कि ये 1986 में फिक्स किया था और अभी तक चेंज नहीं हुआ। उसने अपनी करेंसी को एकदम फिक्स कर दिया। और दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि ये पूरा का पूरा मार्केट बेस्ड है, जिसकी ज्यादा डिमांड उसकी ज्यादा वैल्यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वर्क। लाइक तुम एक ऑक्शन में गए और तुम कैमरा लेकर गए और वहां पर तुम देख रहे हो कि तुम्हारी कैमरे की डिमांड ज्यादा है, यानी कि तुम अपने प्राइस को बढ़ा दोगे। ऐसे ही डॉलर का है, यूएस गवर्नमेंट ने यूएस ने ये फिक्स कर दिया है कि पूरे देश में अगर कहीं पर भी अगर ऑयल की लेन देन होगी तो वो यूएस डॉलर में ही होगी, यानी कि यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा है और डिमांड ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा है, सिंपल। और इन्हीं सब ट्रेड के लिए इंडिया डॉलर को रिजर्व में रखता है। फॉरेक्स रिजर्व में लगभग 688 बिलियन डॉलर रिजर्व में रखा गया है, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 2 ट्रिलियन रुपीस। और अगर इंडिया की 1% पॉपुलेशन भी यूपीस को कन्वर्ट करने लग जाए तो पैसा खत्म हो जाएगा। तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि यही इंडिया में फॉलो होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। लाइक अमेरिकन फेड को देखकर ही हमारे डिसीजन लिए जाते हैं, एडजस्ट किए जाते हैं कि एक डॉलर की वैल्यू कितनी होगी इंडियन मार्केट में। यहाँ सेंट्रल बैंक अपर लिमिट और लोअर लिमिट में एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। याद रखना, मेंटेन करने की कोशिश करती है, और रेट को ना अचानक से बढ़ने देती है और ना ही घटने देती है। जब डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है तो आरबीआई अपने रिजर्व में से डॉलर को बेचने लगती है ताकि मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ जाए। और इंडिया के पास 2 ऑप्शन, या तो रुपीस की डिमांड बढ़ा सकता है या तो डॉलर का सप्लाई बढ़ा सकता है, और यही है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज। यहाँ हम सिर्फ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। या दैट्स ऑल, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।